आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रेस एंड इट्स मैनेजमेंट। अगर मैं आपसे पहले पूछूं कि आपकी नजर में स्ट्रेस क्या चीज है, तो आप उसको किस तरीके से डिफाइन? यस मैम, स्ट्रेस को हम यूं भी डिफाइन कर सकते हैं फिजिकल और जो है ना, आपको मेंटली अगर स्ट्रेस है, किसी टेंशन में हैं आप, जिसकी वजह से आप की जो दूसरी एक्टिविटीज हैं वो भी डिस्टर्ब हो सकती हैं, लेकिन मेन कंसर्न जो है ना वो मेंटली तौर पे ही है। शाबाश। अगर हम इसकी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लें तो हमारे पास हेंस साइंटिस्ट था जिसने हमारे पास फिजियोलॉजी और फिजिक्स से को इंटर रिलेट करके स्ट्रेस की एक डेफिनेशन जो थी उसका कॉन्सेप्ट दिया था। बेसिकली हमारे पास अगर हम स्ट्रेस की बात करें तो इन फिजिक्स हम उसको इस तरीके से लेते हैं कि आप किसी जगह पर फोर्स एक्ट कर रही है और उस जगह पर रेजिस्टेंस भी है, जितनी फोर्स हम अप्लाई करेंगे दैट वाज इंक्लूडेड इनटू स्ट्रेस। लेकिन अगर हम इसको फिजियोलॉजिकली बात करें, इसको ह्यूमन बॉडी के हिसाब से बात करें, तो स्ट्रेस इज समथिंग जो इंसान की बॉडी के सारे ऑर्गन्स को वेयर एंड टेयर करने की एबिलिटी रखता है। स्ट्रेस कहने को एक बिल्कुल माइनर सा वर्ड है कि इट इज टेंशन, किसी चीज के बारे में भी आपको टेंशन हुई है। आप लेट्स सपोज अगर हम बहुत एक छोटी सी माइनर सी बात करें कि आपके पेपर्स करीब हैं और पेपर से पहले आपको ये टॉपिक प्रिपेयर करना है, तो आपको उसका भी स्ट्रेस होगा कि आई हैव टू। लेकिन अगर वही स्ट्रेस हमारे पास बढ़ते बढ़ते इतना ज्यादा आपके माइंड पे ओवर पावर कर जाए कि आप सेंसेस में ना रहो, आपको सही गलत की कुछ समझ ही ना लगे, तो दैट पॉइंट जो स्ट्रेस है वो आपके लिए हार्मफुल है। स्ट्रेस कैन बी हेल्पफुल, स्ट्रेस कैन बी हार्मफुल। स्ट्रेस हेल्पफुल उस में है कि आपको कोई काम करना है और उसका हुआ, आप उस काम को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। लेकिन जब वो स्ट्रेस, वही एक टेंशन आपके सारी नर्व्स को कंट्रोल कर जाएगी, तो आप कोई भी काम करने की एबिलिटी नहीं रखते। आप उस सेंसेस में ही नहीं रहोगे कि आप अपना वर्क जो है उसको बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सको। स्ट्रेस को उसने डिफाइन इस तरीके से किया था, द रेट ऑफ वेयर एंड टेयर इन द बॉडी। वेयर एंड टेयर क्या मकसद है? अब स्ट्रेस आपको हुआ किसी भी चीज का हो सकता है। स्ट्रेस आपको आपकी पर्सनल लाइफ है, स्ट्रेस आपको आपकी एजुकेशनल टेंशन हो सकती है, आपका घर का कोई मसला हो सकता है, आपके बिजनेस का कोई मसला हो सकता है, आपको कोई पर्सनल लॉस हो सकता है, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है। व्हाटसोएवर द रीजन इज, जब स्ट्रेस आपके नर्व्स को ओवरपावर कर लेता है, वो टाइम एक ऐसा टाइम होता है कि आपकी पूरी बॉडी जो है वो आपके कंट्रोल में नहीं रहती। यू स्टार्ट ओवर थिंकिंग, आप ओवर थिंकिंग करना स्टार्ट कर देते हो और आप उसकी मेडिकेशंस नहीं ले रहे हो या आप उसके लिए काउंसलिंग नहीं ले रहे हो, आपने उसको ट्रीट नहीं किया है, तो आप वही ओवर थिंकिंग, वही सारा कुछ आपकी हार्ट रेट बढ़ाने में भी अपना रोल प्ले करेगा कि आपको ब्लड प्रेशर का इशू भी हो सकता है। आपको जैसे जैसे मसले बनते जाएंगे, लेट्स सपोज अगर आपको ब्लड प्रेशर का ही मसला हो गया, तो इन शॉर्ट आपका हार्ट भी है वो भी वीक हो चुका है। आपका हार्ट वीक होगा, आपके बाकी सारे ऑर्गन्स पे भी इफेक्ट जाएगा। अब बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि अगर वो स्ट्रेस में है तो उनको भूख नहीं लगती। कोई लोग ऐसे होते हैं अगर वो स्ट्रेस में है तो बहुत भूख लगती है, उनकी स्लीप एंड वेक साइकिल सारा कुछ डिस्टर्ब हो चुका होता है। स्ट्रेस बोलने को बहुत माइनर से चीज है, बट इट हैज दैट एबिलिटी कि वो आपकी पूरी बॉडी को तोड़ फोड़ करके रख सकता है। आप एक ऑर्गन अगर डिसफंक्शनिंग में जाएगा, डेफिनेटली आपकी पूरी बॉडी का साइकिल खराब होगा और आपकी पूरी बॉडी में मसले पैदा होना शुरू हो जाएंगे। स्ट्रेसर, स्ट्रेसर कोई भी ऐसी चीज है, कोई ऐसा स्टिमुलस जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस हो गया। अब स्ट्रेसर्स बहुत से टाइप के हो सकते हैं। अगर हम कॉमन स्ट्रेस की बात करें तो आपको भूख लगी है,
आपका स्टिमुलस जो है वो नर्व इम्पल्सेस पहुंचाएगा कि भूख लगी। इट्स टाइप ऑफ स्ट्रेस कि आपकी बॉडी ने वो स्ट्रेस फील किया, जिसको फिजियोलॉजिकल चेंजेस कह सकते हैं, और आपके नर्व इम्पल्सेस ने वो इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन तक पहुंचाई और आपके ब्रेन ने आपको आगे गाइड किया कि क्या क्या करना है। दैट इज अ फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस। लेकिन अगर हम अपने माइंड से रिलेटेड या हम अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड इसको बहुत ज्यादा स्पेसिफाई कर दें तो हमारे लिए स्ट्रेस क्या है? कोई भी ऐसा स्टिमुलस जिसने आपकी बॉडी में जाकर आपकी बॉडी को मुकम्मल तौर पर बिल्कुल बेबस कर दिया है कि अब आप जो हो वर्किंग करने की कैपेसिटी नहीं रखते हो। कोई ऐसा स्टिमुलस जिसने आपके माइंड को, जिसने आपकी नर्व्स को इतना ऑक्यूपाई कर लिया है कि यू आर नॉट इन द सेंसेस टू थिंक एंड यू आर नॉट इन द सेंसेस, आपको समझ ही नहीं आ रही है कि मैंने इन सारी चीजों से ओवरपावर कैसे करना है। ये है हमारे पास स्ट्रेस। ऐसा स्टिमुलस जो इन्वायरमेंटल सोर्स से भी हो सकता है, लेकिन उसका थ्रेट सीधा जाके एक ऑर्गेनिज्म के माइंड पे तो होता ही है, लेकिन उसके माइंड के साथ साथ उसकी सारी बॉडी को भी वो स्ट्रेसर इफेक्ट करता है। Stressors are the environmental sources of threat to an organism, while stress is what occurs as a result of it. Richard emphasized the potential threat of life events in causing stress. स्ट्रेस की इसने यहाँ पर दो टाइप्स बताई हुई है, मेजर टाइप पॉजिटिव फैक्टर्स बताए हैं, एक फिजियोलॉजिकल है, एक साइकोसोशल है। फिजियोलॉजिकल में अगर हम देखें तो हमें बहुत सी आम रूटीन में बहुत सारी चीजों से स्ट्रेस हो जाता है। अब बाहर गर्मी बहुत ज्यादा है और आपको बाहर निकलना पड़ रहा है किसी भी काम करने के लिए, यू आर लाइक आप उस सिचुएशन में भी टेंशन में होते हो कि यार गर्मी बहुत है, और एक इस छोटी सी चीज का भी आपके माइंड पे इतना इफेक्ट होता है कि आपको अगर बाहर निकलने का स्ट्रेस है ना, आपको गर्मी, आपको टेम्परेचर फील हो रहा है, आप सारों के साथ चिड़चिड़े होने शुरू हो जाओगे। आपको कोई बंदा कहेगा ना कि भाई आपने बाहर जाना है, ये काम करना है, आप उसके रूड हो जाओगे कि तुम्हें नजर नहीं आ रहा इतनी गर्मी है तो मुझे बाहर भेज रहे हो। स्ट्रेस आपको माइनर चीज का हो या मेजर चीज का हो, आपके लिए वो आपकी बॉडी पे जाके इफेक्ट करता ही करता है। आपकी बिहेवियर पे उसका इफेक्ट लाजमी होता है। अगर हम साइकोसोशल स्ट्रेस की बात करें तो साइकोसोशल स्ट्रेस हैज वास्ट क्राइटेरिया, इसमें बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। लेट्स सपोज आपने एग्जाम के लिए प्रिपरेशन की, अच्छी प्रिपरेशन की, समहाउ पेपर उस तरीके से नहीं आया, आपके मार्क्स उस तरीके से नहीं आया, आपका पूरा मोरल डाउन हो जाता है। और मोरल अपने ओन पे पर्सनली तो मोरल डाउन होता ही होता है, लेकिन हमारी कम्युनिटी, हमारा सोशल सर्कल इस तरीके का है कि वो और इस तरह की बातें करते हैं और हमारी सेल्फ एस्टीम को बिल्कुल ही डाउनग्रेड ले जाते हैं कि यार तुम तो कर ही नहीं सकते थे, तुम्हें तो ये फील्ड ही नहीं चूज करनी चाहिए थी। जब हमारा इस तरीके से कोई मोरल डाउन किए जाता है ना, वो चीज हमारे मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब करती है, वो हमारे लिए स्ट्रेस कोज करती है, वो डेफिनेटली स्ट्रेस कोज करेगी। और जो आप केसेस आजकल देख रहे हो, जिस तरीके से हमारे पास लोग सुसाइड कर जाते हैं, बच्चे बिल्कुल ही डिसहार्ट हो जाते हैं, वो सारी चीजें हमारे पास इस कैटेगरी के अंडर आएंगी। सोशल फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स में बहुत सी चीजें आ सकती हैं। सोशल फैक्टर्स में आपका सोशल सर्कल आ सकता है, आपकी जो है किस कंपनी में आप उठते बैठते हो, आपके फ्रेंड्स का आपके लाइफ के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर आप एक अच्छी कंपनी में बैठ रहे हो ना, तो आप एक अच्छी काम की तरफ परसीव करोगे, लेकिन अगर आप एक बुरी कंपनी में बैठ रहे हो, कोई बंदा आपके पास बैठ के स्मोकिंग कर रहा है, समहाउ आपको वो चीज बुरी भी लग रही है, एक टाइम तक वो आपको बुरी लगेगी, लेकिन आप बाद में उस स्ट्रेस की वजह से आपको भी समझ में नहीं आएगा, वो चीज आपको मेंटली तौर पे ट्रिगर तो कर रही होगी, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि आप उन सारी चीजों में इन्वॉल्व होना स्टार्ट हो जाओगे। आपकी जॉब थी, जॉब समहाउ किसी रीजंस की वजह से चली गई है, आप स्ट्रेस में चले जाते हो। आप अपने करियर के बारे में सोचते हो, आप स्ट्रेस में चले जाते हो। आपको फाइनेंशियल मसले चल रहे हैं, आप स्ट्रेस में चले जाते हो। आपका कोई रिलेशनशिप चल रहा है, मैरिज रिलेशनशिप है, हस्बैंड एंड वाइफ की बात डाइवोर्स तक आ गई है, लड़ाइयाँ हो रही है, फाइटिंग हो रही है, वो चीजें भी स्ट्रेस की साइड पर लेके जा सकती हैं।
अगर हम डिफरेंट स्ट्रेस की बात करें तो उनका इफेक्ट हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा है. लेट्स सपोज कि आपके बहुत क्लोज वन की डेथ हो जाती है. अल्लाह ताला सारों के पेरेंट्स को उनके सरों पर सलामत रखे. जस्ट अ सिनेरियो कि आपके बहुत क्लोज वन की डेथ हो गई है. वो जो चीज है ना, उससे ज्यादा स्ट्रेस आपको आपकी लाइफ में नहीं हो सकता. फिर चाहे वो आपके करियर का हो, चाहे वो आपकी एजुकेशन का हो या आपकी जॉब का हो, उनकी रेशो है, उनकी परसेंटेज भी इसी तरीके से ज्यादा है. लेकिन सबसे ज्यादा स्ट्रेस वाली जो चीज है दैट इज कि आपका कोई क्लोज वन आपके साथ नहीं है. इसी तरह से डिफरेंट जो स्ट्रेस है उनकी लाइफ में, हमारी लाइफ में उनकी एक परसेंटेजेस हैं जो इस टेबल में लिखी हुई है. अब कुछ लोग होते हैं जिनकी ना विल पावर बहुत ज्यादा होती है. अगर वो स्ट्रेस में भी है ना तो अपनी एफिशिएंसी को ना बहुत ज्यादा इनहेंस कर लेते हैं. मतलब कि वो उनको हाई लेवल स्ट्रेस भी है लेकिन वो फिर भी उस कंडीशन में भी हेल्दी रह रहे हैं. क्यों हेल्दी रह रहे हैं? उनकी विल पावर बहुत ज्यादा होती है. अगर उनकी विल पावर की बात की जाए ना तो उनकी विल पावर में 3 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने अपने नर्व्स को कंट्रोल किया हुआ है. उन्होंने ये नहीं कि स्ट्रेस आया और स्ट्रेस ने उनकी सारी चीजों को खत्म कर दिया है, उनके नर्व्स अंडर कंट्रोल आ गए. वो अपने नर्व्स पर, वो अपनी लाइफ पर खुद कंट्रोल रखते हैं. वो स्ट्रेस है भी तो वो अपनी चीजों को इतने कंट्रोल में रखेंगे कि वो स्ट्रेस को ओवरपावर नहीं होने देते. वो खुद स्ट्रेस पे ओवरपावर कर जाते हैं. वो हार्डशिप्स को, वो चीजों को एक चैलेंज की तरह लेते हैं, एक थ्रेट की तरह नहीं लेते. चैलेंज और थ्रेट में बहुत ज्यादा डिफरेंस है. चैलेंज को इंसान फेस कर लेते, थ्रेट को फेस करने की हिम्मत नहीं होती. तो ये इंसान की अपनी सोच है, ये इंसान की अपनी विल पावर है कि वो किस तरीके से चीजों को टैकल कर रहा है. वो अपनी लाइफ के साथ कितना कमिटेड है, वो अपनी फैमिली के साथ कितना कमिटेड है, वो अपने काम के साथ कितना कमिटेड है, अपनी लाइफ में चीजों को कितना कंट्रोल दे रहा है, वो अपनी लाइफ लोगों को कितना कंट्रोल दे रहा है. एंड फोर्थ थिंग इज कोहेरेंस. कोहेरेंस इज समथिंग कि एक बंदा बिलीव कर रहा है कि उसके जो इंटरनल एनवायरनमेंट है और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वो सारा प्रेडिक्टेबल है. और जो थे चीजें उसकी लाइफ में हो रही हैं अभी नहीं तो थोड़े टाइम बाद वो सारी एक प्रॉपर ट्रैक पे आ जाएंगी. दिस इज समथिंग जो डिफरेंशिएट करती है एक ऐसे बंदे में जो स्ट्रेस के बावजूद भी हेल्दी है और एक ऐसा बंदा जिसको माइनर सा स्ट्रेस हुआ है और वो बिल्कुल ही अपनी सारी चीजों को साइड पे करके बैठ गया कि भाई आई कैन डू एनीथिंग नाउ. सिर्फ एक विल पावर है जो इन दोनों डिफरेंशिएट करती है. और विल पावर वो वाहिद चीज है जिससे आप अपने सोशल इश्यूज, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी और व्हाटसोएवर आप इन सारी चीजों को डील कर सकते हो. स्ट्रेस मैनेजमेंट. स्ट्रेस मैनेजमेंट इंसान को किस तरीके से करेंगे? अगर हम इन सारी चीजों के अलावा भी स्ट्रेस की बात करें ना तो स्ट्रेस हैज अ वेरी वास्ट क्राइटेरिया. एक कैटेस्ट्रॉफिक स्ट्रेस भी हो सकता है, एक पर्सनल स्ट्रेस भी हो सकता है. ये चीज यहाँ पर मेंशन नहीं है लेकिन थोड़ा सा आपको इसका बता देती हूँ. कैटेस्ट्रॉफिक स्ट्रेस क्या है? कैटेस्ट्रॉफिक स्ट्रेस एक ऐसा स्ट्रेस है जो सडनली किसी क्लैमिटी या किसी एक मेजर रीजन की वजह से आपको आ गया है. लेट्स सपोज फ्लड आ गया, लेट्स सपोज जंग छिड़ गई है, जलजला आ गया या कोई भी ऐसी क्लैमिटी आ गई, नेचुरल क्लैमिटी आ गई है, उसकी वजह से जो स्ट्रेस है ना उसको आप बोलोगे कैटेस्ट्रॉफिक स्ट्रेस. अब कैटेस्ट्रॉफिक स्ट्रेस की क्या चीज है, उसको आप तो फील कर रहे हो लेकिन आपके सर्कल में जितने लोग हैं ना उस सेम स्ट्रेस को फील कर रहे होंगे. क्यों? क्योंकि उनके ऊपर भी वही क्लैमिटी गुजर रही है, उनके ऊपर भी वही चीजें गुजर रही हैं, वो इन सारी चीजों से सफर कर रहे हैं. तो आप दोनों उसको लिंक कर पाओगे, आप दोनों उसको समझ पाओगे. वहां पे शेयरिंग करना और स्ट्रेस जो है वो इंसान का डिवाइड हो जाता है समहाउ. लेकिन पर्सनल स्ट्रेस एक ऐसा स्ट्रेस है जो आपकी पर्सनल लाइफ से जुड़ा है.
आपके घर में कोई इशू हो गया है, आपका अपने पेरेंट्स के साथ कोई इशू हो गया है, कोई बहन भाइयों के साथ इशू हो गया, आपको कोई फाइनेंशियल इशू हो गया, ये दिस इज अ पर्सनल स्ट्रेस, ये आपका पर्सनल स्ट्रेस है और इंसान इसको ज्यादा फील करता है बिकॉज दिस इज अ स्ट्रेस यू कैन शेयर विद एनीवन। आप शेयर कर भी लोगे ना तो द अदर पर्सन कैंट फील द सेम यू आर फीलिंग बिकॉज यू आर गोइंग थ्रू इट। कोई दूसरा उसमें से नहीं गुजरा, वो आपको उस तरीके से नहीं समझ पाएगा जिस तरीके से आप अपने स्ट्रेस को समझोगे, आप उसको ओवर पावर करोगे। स्ट्रेस मैनेजमेंट किस तरीके से करनी चाहिए? स्ट्रेस मैनेजमेंट करने के लिए ना सबसे पहले आपकी विल पावर होनी चाहिए। अगर आप अपनी विल पावर को बिल्कुल डाउनग्रेड कर दोगे ना, या आपने उसको एक बिल्कुल जीरो लेवल पे कर दिया, तो आप कभी भी स्ट्रेस से डील नहीं कर सकते। आपको शेयरिंग करनी आनी चाहिए। लाइफ में आपके कोई होना चाहिए, पेरेंट्स होने चाहिए या आपके सिबलिंग्स होने चाहिए जिससे आप अपनी सारी चीजें जो है वो शेयर कर सको। आप चीजों को देखो, उनके अंदर बेटरमेंट ढूंढो। आप अपने माइंड को इतना ज्यादा इस चीज पर करने पर समझ आ रही, बट समहाउ मुझे कल इस चीज की समझ आ जाएगी, व्हाई इट हैपेंस विद मी, व्हाई आई एम गोइंग थ्रू इट। वो सारी चीजें एक पॉइंट आता है कि इंसान को समझ आ जाती हैं। और स्ट्रेस इज द थिंग कि जिस टाइम स्ट्रेस है ना, आपको अपने माइंड को रिलैक्स करके, अपने नर्व्स को रिलैक्स करके कोशिश करनी चाहिए कि जिस तरह से चीजें जा रही हैं ना वो जाती रहे। कीप द थिंग्स गोइंग एज दे आर गोइंग, मूव विद फ्लो। एक पॉइंट आएगा, सारा कुछ ठीक हो जाएगा। टाइम रिवॉल्व्स, चीजें बदलती हैं। लेकिन ये एक तो एक पर्सनली आपसे शेयर कर रही हूँ कि स्ट्रेस कभी हो जाए तो इस तरीके से आपको डील करना चाहिए। लेकिन अगर हम बुक और अपने कॉन्टेक्स्ट की साइड पर वापस चलें, तो हमारे पास सबसे पहले हमें स्ट्रेसर जो है, हमारे पास स्टिमुलस है जिसने हमारे बॉडी को स्ट्रेस में डाल दिया, उसको रिमूव करने की कोशिश करनी चाहिए। उसको किस तरीके से टैकल कर सकते हो, किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हो, दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू टू ओवरकम योर स्ट्रेस। आप अपने स्ट्रेसर को किस तरीके से मैनेज कर रहे हो। सेकेंड बात पे अगर हम आए, तो आप अपने बिहेवियर में किस तरीके से इंप्रूवमेंट लेके आ सकते हो। दिस इज द थिंग आई वाज सेइंग बिफोर कि आपको चाहिए कि यार जो होना था वो हो गया, जो हो रहा है वो किसी रीजन की वजह से हो रहा है। टाइम विल चेंज, एवरीथिंग विल चेंज, इंशाल्लाह गुड इज वेटिंग फॉर यू। जो आपने पास में गलती कर दी, आप उसको ठीक नहीं कर सकते हो। आप उसकी बजाय अपने फ्यूचर को बेटर बनाओ, उसकी बजाय आप अपने फ्यूचर पे फोकस करो। इस किस्म का अगर एटीट्यूड या बिहेवियर आप अडॉप्ट कर लेते हो ना, दैट इज ऑल्सो हेल्पफुल टू ओवरकम योर स्ट्रेस। उसके बाद टाइम मैनेजमेंट करनी आनी चाहिए। अब आप लोग स्टूडेंट हो, बेहतर समझ सकते हो। अब ना कुछ लोग होते हैं जो बहुत जल्दी से याद कर लेते हैं, कुछ लोग होते हैं बैठे रहते हैं बेचारे, उनको याद ही नहीं होता है। तो हम लोग बात इन चीजों को देख के भी बहुत स्ट्रेस में चले जाते हैं कि यार इसने तो इतनी जल्दी याद कर लिया है, मैं नहीं याद कर पा रहा हूँ। दीज आर नॉट द थिंग्स टू थिंक। इन चीजों के बारे में आपको नहीं सोचना चाहिए। उसका अपना माइंडसेट है, आपका अपना माइंडसेट है, वो अपने माइंडसेट के साथ चल रहा है, आपने अपने माइंडसेट के साथ चलना है। उसकी प्रायोरिटीज अलग हैं, आपकी प्रायोरिटीज अलग हैं। अगर उसकी प्रायोरिटी ये है कि उसने सुबह दिन में उठ के पढ़ना है, तो शायद उसको दिन में सुबह के टाइम जल्दी याद हो जाता है। अगर आपकी प्रायोरिटी रात को पढ़ना है, तो मे बी आप अपनी आपकी बॉडी की एफिशिएंसी यही है कि वो रात टाइम बेहतर तरीके से आपका माइंड चीजों को ग्रैब करता है और आप उसको बेहतर तरीके से याद कर पाते हो। तो अपने टाइम मैनेज करके चलो। एक चीज में ज्यादा टाइम घुसे रहोगे तो वो भी आपको स्ट्रेस की साइड पर ले जाएगा। एक और बात मुझे इस चीज से याद आई कि स्ट्रेस की ना टाइप्स होती हैं। क्रॉनिक स्ट्रेस भी हो सकता है, एज वेल एज एक्यूट स्ट्रेस भी हो सकता है। एक्सक्यूज मी, मैं शेयर करती हूँ दोबारा।
ओके, आई वाज सेइंग कि स्ट्रेस की ना 3 कैटेगरी में आप स्ट्रेस को और भी डिवाइड कर सकते हो। एक स्ट्रेस होता है एक्यूट स्ट्रेस, एक स्ट्रेस है एपिसोडिक स्ट्रेस, एक स्ट्रेस होता है क्रॉनिक स्ट्रेस। एक्यूट स्ट्रेस है थोड़े टाइम के लिए आया और वो चला गया, एंड दैट इज सम हाउ हेल्पफुल कि देखो आपके एग्जाम्स हैं, आपको स्ट्रेस फील हुआ कि मैंने पढ़ना है और आपने उनकी वजह से एक बेहतर एफिशिएंसी के साथ परफॉर्म किया, आपने एक बेहतर तरीके के साथ परफॉर्म किया, तो दैट इज हेल्पफुल एंड दैट इज एक्यूट स्ट्रेस, इट इज गुड फॉर योर हेल्थ। अब आ गया है जी एपिसोडिक स्ट्रेस। एपिसोडिक स्ट्रेस में भी आप इसी को एग्जांपल ले लो कि जैसे आपके एग्जाम्स आते हैं, आपको स्ट्रेस होना स्टार्ट हो जाता है, तो वो एक एपिसोड, एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम है जिसमें आपको स्ट्रेस हो रहा है, और फिर उस टाइम के बाद स्ट्रेस जो है वो खत्म हो जाता है। इस चीज में योर स्ट्रेसर इज योर एग्जाम्स, जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस हो रहा है। थर्ड चीज आ जाती है क्रॉनिक स्ट्रेस। क्रॉनिक स्ट्रेस ऐसा स्ट्रेस जो आपको एक बहुत टाइम पीरियड से चलता जा रहा है और वो ठीक नहीं हो पा रहा, that is dangerous, and that is the stress which will be responsible for the wear and tear of your body. ये आपके ऑर्गन्स को डिस्ट्रॉय करेगा, ये आपकी मेंटल हेल्थ को डिस्ट्रॉय करेगा, इवन दो ये आपकी फिजिकल हेल्थ को भी डिस्ट्रॉय करेगा। आप ये स्ट्रेस जो है वो डिप्रेशन की साइड पर जाएगा, और जब आप इंसान एंटी डिप्रेसेंट्स पर लग जाता है ना, देयर इज नो वे बैक, फिर आपकी अपनी कोई विल पावर नहीं रहती। तो इंसान को कोशिश करनी चाहिए कि स्ट्रेस मैनेज करने के लिए कुछ रेमेडीज अपनाए, कुछ तरीके ऐसे हैं जो आपकी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, बजाय इस पे कि आपको मेडिकेशंस पे लगा दिया जाए। एक्सरसाइज एंड न्यूट्रिशन, अगर आप एक्सरसाइज करते हो ना, एक्सरसाइज करने के दौरान भी जब आपका ब्रीदिंग रेट इंक्रीज करता है, आपकी बॉडी बेहतर तरीके से वर्क करना करती है ना, आपके कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो रिलीज होते हैं, एंड रिलीज के बाद वो आपके माइंड को ना उसकी एक स्पेसिफिक उस पोजीशन पे ले आते हैं, उसको एक एफिशिएंसी प्रोवाइड करते हैं कि आपका माइंड जो है उस स्टेट पर अच्छे तरीके से वर्क कर सके। अगर आप अपनी न्यूट्रिशन या अपनी डाइट ठीक रखोगे, आप वाइटामिन्स का इनटेक ज्यादा करोगे, आप स्मोकिंग नहीं करोगे, आप फैटी चीज लोगे, तो वो भी आपके स्ट्रेस को मैनेज करने में हेल्पफुल होगी। डिसीजन आपको ना करना चाहिए, सबको करना चाहिए। आप जाओ, आप पार्क जाओ, आप ग्रीनरी नेचर को एंजॉय करो, आप वहां वॉक करके आओ, आप बहुत रिलैक्स हो जाता है। जितनी भी टेंशन होती है ना, वो एक फॉर द सेक ऑफ टाइम वो दूर हो जाती है। और जब माइंड रिलैक्स होता है ना, ऑटोमेटिकली आपकी विल इंक्रीज कर जाती है। इवन तो कुछ ऑटो इम्यून डिजीजेस ऐसी हैं जिसमें स्पेसिफिकली आपको ना बताया जाता है कि आपको मेडिटेशन करनी चाहिए। आप जितना उन डिजीजेस में, उन प्रॉब्लम्स में अपने आप को मेडिटेशन में लगा कर रखोगे, खामोश रहोगे, माइंड को रिलैक्स करोगे, उतना ही हेल्पफुल होता है कि आप उन सारी से ट्रीट कर सको। क्योंकि ऑटो इम्यून डिजीजेस ऐसे डिजीजेस हैं जो नहीं ठीक हो सकते, वो आपको लाइफ टाइम उनके साथ सरवाइव करना है। तो उनमें जो है कंसल्टेंट्स यही कहते हैं कि आप जो है मेडिटेशन करो, अपना माइंड रिलैक्स रखो, खाओ पियो, टेंशन नहीं लो, गो विद द फ्लो, जो है देखी जाओ, एंजॉय करो। सोशल सपोर्ट, आपकी फैमिली, आपका फ्रेंड सर्कल इस तरह का होना चाहिए कि जिनसे आप जाके बात कर सको। हमेशा फ्रेंडशिप ऐसे लोग करो जिससे आप जाके बात कर सको, और जब आप बात करो आपको इस चीज का थोड़ा सा भी डाउट ना हो कि यार मैं इससे जाके बात शेयर करूंगी तो कहीं ये जजमेंटल ना हो जाए। अगर लाइफ में इसी तरह के लोग अपने इर्द गिर्द रखने हैं ना, तो फिर तो स्ट्रेस होगा ही होगा कि भाई दोस्त से भी बात कर रहे हैं तो वो भी आगे से जज किए जा रही है, और वैसे तो जिंदगी में स्ट्रेस है ही है। तो दोस्तें भी देख के बनाया करो, क्योंकि सोशल सर्कल मैटर्स अ लॉट। कम्युनिकेटिंग विद पेशेंट्स अबाउट स्ट्रेस, अगर आपके पास कोई पेशेंट आया है और वो स्ट्रेस है, उसको आप सबसे पहले उसकी काउंसलिंग करोगे कि भाई देखो चीजें हो जाती हैं, हर किसी की लाइफ में ना ट्रबल्स, हर किसी की लाइफ में, किसी की लाइफ कोई इजी गोइंग नहीं है।
कहते हैं ना कि अगर अप्स एंड डाउन्स और पीक्स आती रहे तो ही ईसीजी नॉर्मल होती है, अगर वो भी स्ट्रेट लाइन चली जाए तो इंसान की लाइफ खत्म हो जाती है। सेम लाइक दैट, आप जब तक जिंदा हो ना, जब तक आपकी लाइफ चल रही है, अप्स एंड डाउन आर द पार्ट ऑफ लाइफ, वो आने ही आने हैं, आप डिनाई नहीं कर सकते। अल्लाह ताला ने हर किसी को एक स्पेसिफिक मकसद के लिए बनाया है, और उस स्पेसिफिक मकसद को परफॉर्म करने के लिए ना अल्लाह ताला ने आपके लिए ही रखी है। उन आजमाइशों से गुजर के तो इंसान स्ट्रांग होता है, और हम उन्हीं में ही अपनी विल पावर खो जाते हैं कि हमारी लाइफ मसले ही बहुत हैं। मसले हर किसी की लाइफ में है, बस हर किसी का टैकल करने का तरीका अलग है। तो कोई पेशेंट आपके पास आया है अपने स्ट्रेस की, आप उससे सबसे पहले एम्पैथी करो। एम्पैथी क्या है कि आप उसको कहो हाँ तुम ठीक कह रहे हो, अगर मैं भी इस सिचुएशन में होता मैं भी यही फील करता। फिर उसको काउंटर आप काउंसिल करो कि ये चीज हो रही है, ठीक है, बट अपना वे इतना इम्प्रूव कि आप उससे किस तरीके से भी डील करो, आपको उस चीज का स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। यू कि आपका समझाने का मेथड क्या होता है, आप किस तरीके से बताते हो। अगर स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए आपको कोई स्ट्रैटेजी बनानी पड़े ना, तो आई थिंक इंसान को ना ABC स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। ए फॉर अवेयरनेस, के उसको अपनी सारी चीजों की अवेयरनेस होनी चाहिए कि किस वजह से हुआ है, इस तरीके से उसको ठीक कर सकता है। उसको नो हाउ थोड़ी बहुत खुद भी होनी चाहिए, उसके अपने अंदर भी अकल होनी चाहिए। ये नहीं कि बिल्कुल ही किसी दूसरे पे पड़ा है कि कोई जादू की छड़ी घुमाएगा और जी उसका स्ट्रेस दूर हो जाए, तो ऐसा तो नहीं होता। बी फॉर बैलेंस, उसको अपनी लाइफ में बैलेंस करना आना चाहिए। सी फॉर कम्युनिकेशन, उसकी कम्युनिकेशन होनी चाहिए, किसी न किसी के साथ तो कम्युनिकेशन होनी चाहिए, कोई ना कोई सोशल सर्कल उसका होना चाहिए। अगर इंसान अकेला जिंदगी गुजारने लगे ना, तो डिप्रेशन ही डिप्रेशन है। अगर हम अकेले सरवाइव कर सकते तो शायद अल्लाह ताला हमें फैमिलीज की सूरत में भेजना। और आजकल हमने ये तरीका अपना लिया कि यार अच्छा घर वालों के पास बैठना क्या, अपना अपना मोबाइल लेके बैठ जाते हैं, क्या बैठ के करना है इनके पास, ये तो हमारी सुनते नहीं है, हमें अंडरस्टैंड नहीं करते। तो अल्लाह के बंदो, उनको अंडरस्टैंड करवाना चाहोगे तो वो अंडरस्टैंड करेंगे ना, उनके पास बैठ के बात करोगे तो वो अंडरस्टैंड करेंगे। ऐसे उनको इल्हाम तो होने नहीं लगे कि हमारा बच्चा क्या सोचता है। तो दिस इज द थिंग कि आप स्ट्रेस से लड़ सकते हो। ये कोई मेडिकेशन लाजमी नहीं है, अगर मेडिकेशन मिलेंगी तो स्ट्रेस एंड डिप्रेशन कैन बी क्योर्ड। इट कैन बी क्योर्ड थ्रू कम्युनिकेशन। आपकी कम्युनिकेशन होनी चाहिए, आपके अंदर विल पावर होनी चाहिए, सारा कुछ ठीक हो जाता है। अगर हम मेडिसिन के अलावा कोई चीजें देखें जिससे हम स्ट्रेस को कम कर सकते हैं, तो टाइम मैनेजमेंट को इम्प्रूव करने चाहिए, अपने आप को हंसी खुशी रखना चाहिए, वेकेशंस पे चले जाना चाहिए, जिंदगी का अपना जिंदगी में होने का मकसद एक्सप्लोर करना चाहिए। जो मैं अभी आपको कहती कि हर किसी को अल्लाह ताला ने किसी मकसद के लिए बनाया है। आपको नमाज पढ़नी चाहिए, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज करो, आप अपना सोशल सर्कल जो है उसको इम्प्रूव करो, आप कम्युनिकेट करो, और आप ऐसे काम करो जिसको करने से आपको खुशी मिलती है, तो स्ट्रेस कैन बी क्योर्ड। बाकी लेक्चर का टाइम खत्म होने लगा है, किसी को थोड़ा सा भी कोई पूछना है, कोई कंफ्यूजन है तो मुझसे पूछ सकता है। Yes, ma'am, I have a question. जी जी। मैम कुछ लोग होते हैं ना कि वो स्ट्रेस को अपने माइंड में लेके ना कुछ ज्यादा ही वीक हो जाते हैं, हर चीज में मतलब इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको ना स्ट्रेस उनके लिए बेटर फील होता है, मतलब स्ट्रेस के बाद वो मेच्योरिटी के बिहेवियर में आ जाते हैं, उनका बिहेवियर सीरियस हो जाता है, वो हर प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। वो कैसे करता है अटेन? बेटे मुझे ना आप उस पे मैसेज करो व्हाट्सएप पे, बिकॉज टाइम जो है वो लेस देन 1 मिनट